हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन एग्रीकल्चर। पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ मोस्टली डन इन इंडिया। तो इंडिया में किस टाइप की एग्रीकल्चर होती है? तो यहाँ पे होती है सब्सिस्टेंस फार्म एग्रीकल्चर। क्या होता है? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसके बाद है व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है? तो ऑलमोस्ट 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इंडिया जीडीपी, मतलब एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो तो 65% है, लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो ओवरऑल जीडीपी है इंडिया का, उसमें मात्र 20% किसका है? ये मतलब कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ अंडर एग्रीकल्चर। तो इंडिया का टोटल कितना जोग्राफिकल एरिया, कितना लैंड है जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो जाता है? वो अराउंड 51%, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी चीज़ें इनको इफ़ेक्ट करती है? पहला तो क्लाइमेट, ठीक है। तो अभी मतलब होता है ना कि मानसून इस बार आया, लेट आया है ना, नहीं आया, तो इससे भी यहाँ की एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। फिर है मार्केट में प्राइस क्या मिल रहा है ना। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। फिर है तो कैपिटल, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया उस एग्रीकल्चर को करने में। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, कैसे क्रॉप्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर है हाउ इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है, जो कल्टीवेशन हो रहा है, उस लैंड का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? लो है, लो प्रोडक्टिविटी है इंडिया में, ठीक है। फिर है हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है? तो वो है 20। अ लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट सुटेबल फॉर सर्टन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवर्स इज कॉल्ड। तो क्या होता है ना कि एक ऐसा लैंड यूनिट, एक ऐसा लैंड जहाँ पे क्या है कि वो सुटेबल है क्लाइमेट के बेसिस पे भी, क्रॉप्स के बेसिस पे भी और कल्टीवर्स के बेसिस पे भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज। तो एग्रीकल्चर जो वो इंडिया में यहाँ के लोगों के लिए एक मेन मतलब ऑक्यूपेशन है, मेन लाइवलीहुड का एक मेन रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ बोले मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन। तो जितने भी मतलब ऑपरेशनल होल्डिंग्स है इंडिया में, वो लार्जेस्ट कहाँ पे है? वो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द पॉइनियर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हुआ वो कौन से स्टेट में ओरिजिन हुआ इंडिया में? तो वो पंजाब में, ठीक है। पंजाब में स्टार्ट हुआ क्या चीज़? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ऐसे नहीं होता है कि हम लोग किसी और को देते हैं, लैंड हमारा होता है बट किसी और, वो कोई और करता है ना, फिर वो हाफ ऑफ द जो कल्टीवेशन होता है वो ले लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फिर एक ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड ऑल्सो रियरिंग एनिमल्स इज कंसिस्ट ऑफ। तो अक्सर विलेजेस में क्या होता है कि लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं और साथ साथ एनिमल्स का रियरिंग भी करते हैं, अपना लाइफ स्टॉक भी रखते हैं, जैसे कि है ना काव हो गया, या फिर काव, फिर गॉट, है ना, इस तरीके से वो फैलो। तो ये कोई कोई तो एग्रीकल्चर में भी यूज हो जाता है, या फिर वैसे भी एक अलग जो मीन्स है जिससे कि लोगों को कुछ मतलब एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर विथ लाइवलीहुड, ठीक है, लाइव स्टॉक। फिर डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मीन्स। तो डबल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है एग्रीकल्चर के टर्म में? इसका मतलब ये हुआ कि हम दो क्रॉप को डिफरेंट टाइम्स में लगा रहे हैं, ठीक है, एक ही लैंड पे। फिर टेरेस फार्मिंग इज़ डन। तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है? ऑन द स्लोप ऑफ हिल। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं स्लोप ऑफ द हिल्स में ना, हिल्स का जो जो स्लोप होता है, स्लैंटेड पार्ट होता है, वहाँ पे जब हम फार्मिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग। जैसे कि टी का, तो टी का कल्टीवेशन कैसे होता है? टेरेस फार्मिंग के फॉर्म में ही होता है, और ये हिली रीजन में होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डन इन स्मॉल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिलीज। तो मतलब किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है एक छोटे से लैंड में, छोटे से फार्म में, जहाँ पे मतलब लोग दूसरे लोगों को वो एम्प्लॉय नहीं करते हैं, बल्कि जो भी उनके घर में जो फैमिली मेम्बर्स है वो लोग ही करते हैं, क्योंकि काम उतना ज़्यादा तो होता नहीं है, क्योंकि लैंड कम है ना, लैंड कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और इंडिया में मैक्सिमम यही होता है ना, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर।
व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है उसका मेन क्रॉप क्या है, लोग मेनली क्या चीज़ कल्टिवेट करते हैं, तो राइस है ना, राइस कल्टिवेट करते हैं। फिर प्लांटेशन फार्मिंग इज़ ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम। तो प्लांटेशन फार्मिंग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो प्लांटेशन फार्मिंग को बोला जाता है कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। इसे मेनली हम क्या करते हैं, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ झूम। झूम क्या है, तो हम लोग ये झूम क्या होता है ना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इट्स अ काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पे इसलिए है झूम क्या है, एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन, झूम एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन है। In which type of agriculture a piece of forest land is cleared mainly by tribal people for felling of trees and crops are grown। तो ऐसे कौन से एग्रीकल्चर है जिसमें क्या होता है कि हम फॉरेस्ट लैंड को पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे ट्रीज़ है या फिर जो भी हर्ब सब्ज है उसको क्लीन करके फिर वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। फिर अगर कुछ दिन के बाद मतलब 1 और 2 ईयर्स के बाद हम नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पे करते हैं। मेनली क्या हो रहा है कि हम इसमें शिफ्ट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे मेनली झूम खेती है ना, झूम। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इन विच रीजन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज डन मेनली इन इंडिया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है वो मेनली कहाँ पे होता है, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में या फिर मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक साइड में हमारा स्टेट का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड में क्या हम वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में इसको बोलते हैं झूम, ठीक है। केरला में बोलते हैं पुरम कृषि, आंध्र प्रदेश में पोंडू, उड़ीसा में पेंडा, मध्य प्रदेश में बेवार, मसान एंड बीरा। फिर वेस्टर्न घाट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं कुमरी। क्या बोलते हैं, कुमरी। फिर साउथ ईस्ट राजस्थान में इसको बोलते हैं वटरा। बुंदेलखंड वाले रीजन में इसको बोलते हैं वेवार एंड दहियार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर डन इन द रीजन हैविंग लेस देन 75 सेंटीमीटर ईयर कॉल्ड। तो वैसा रीजन है ना जहाँ पे जो बारिश है ना, वहाँ जहाँ पे रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो वैसे एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेनफेड या फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, है ना, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में हम लोग किस चीज़ को ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे रागी, बाजरा, मूंग, है ना, ग्राम या फिर ज्वार, ये सब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब के लिए ना वाटर का उतना भी ज़रूरत होता नहीं है, तो हम इसको आसानी से वहाँ पे भी कल्टीवेट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी कभी भी लगा देंगे तो हो जाएगा, नहीं, उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिस टाइम में क्या होता है, कोई एक हम पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। इसमें पहला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में कितने टाइप्स के क्रॉपिंग सीजन्स हैं, वो 3 है ना, 3 टाइप्स, खरीफ, रबी एंड जायद। तो खरीफ क्या होता है कि इसके एग्जांपल हो गए राइस, है ना, राइस, मेज़, कॉटन, बाजरा। और फिर रबी के जितने भी पल्सेज हैं या फिर वीट है, वीट भी इट्स अ टाइप ऑफ रबी क्रॉप। जायद में क्या होता है, वो पोटैटो, ठीक है, या फिर जो भी हम लोग समर के टाइम में जो भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए तरबूज है ना, वाटरमेलन, तो ये सब किस में आता है, जायद क्रॉप में। उसके बाद है व्हाट इज़ द मंथ ऑफ खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन का क्या मंथ होता है, जून से लेकर अक्टूबर तक, है ना। ये जून में मेनली लगाया जाता है और अक्टूबर के टाइम में ये हार्वेस्टिंग हो जाता है इसका। विच क्रॉप्स आर सोन इन खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, राइस, मेज, कॉटन और बाजरा। इन विच मंथ डज द रवि सीजन फॉल इन इंडिया। तो इंडिया में जो रवि सीजन आता है वो कब आता है, खरीफ के जस्ट बाद, मीन्स अक्टूबर से मार्च के बीच में, है ना। अक्टूबर में उसको हम लोग लगाते हैं और मार्च में उसको कल्टीवेट कर लेते हैं। इन विच मंथ डज द जायद सीजन फॉल इन इंडिया। तो और जायद सीजन कब होता है, अप्रैल से लेकर के जून में, है ना, समर के टाइम में। विच क्रॉप्स आर सोन इन जायद सीजन। तो जायद सीजन में कौन कौन से हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उड़द, मूंग, मेलन, वाटरमेलन, ठीक है। हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। मतलब इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो क्रॉपिंग सीजन है वो अलग होता है। तो पहला इसमें है खरीफ। खरीफ मेनली कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक। और उसमें उस टाइम में नदर्न स्टेट्स जो हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी, है ना, दिल्ली, ये सब। तो इसमें क्या होता है कि इसमें किस चीज़ को ग्रो किया जाता है, राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार और तूर। और सदर्न स्टेट्स में क्या होता है, वहाँ पे राइस, मेज, रबी, ज्वार और ग्राउंड नट, ये सब ग्रो होता है सदर्न स्टेट्स में। फिर रबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर से मार्च मंथ में इसका मतलब रेंज है। इसमें क्या क्या हम लोग ग्रो करते हैं, नॉर्थ साइड वाले स्टेट्स, वीट, ग्राम,
रैपसीड्स एंड मस्टर्ड और फिर बार्ली। लेकिन जो साउथ इंडियन स्टेट हैं वहाँ पे राइस होता है, मेज है ना, रबी, ग्राउंड नट, ज्वार। हम देख सकते हैं कि लगभग मतलब सेम ही है, मतलब जो जो मतलब खरीफ में था वो भी रबी में भी है सेम चीज़, ठीक है। जायद, जायद कब से कब तक? अप्रैल से जून तक। इसमें हम लोग क्या यहाँ पे ग्रो करते हैं नदर्न स्टेट्स में? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फॉडर। फॉडर क्या होता है? जो कि हम लोग प्लांट्स को ये सॉरी जो हम एनिमल्स को खाना देते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? फॉडर बोलते हैं। और इस टाइम में साउथ इंडिया में क्या होता है? राइस, वेजिटेबल्स और फॉडर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेजर क्रॉप्स, ठीक है। तो इंडिया में मेजरली कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अब। पहला क्वेश्चन है विच क्रॉप्स कम अंडर फूड क्रॉप्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो फूड क्रॉप्स है वो उसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, मतलब मेनली जिसको हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं वैसे क्रॉप्स। तो पहला इसमें राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स और ज्वार। विच क्रॉप्स कम अंडर कैश क्रॉप्स इन इंडिया। तो कैश क्रॉप का सिंपल मतलब ये हुआ कि जिसको हम लोग मतलब हम लोग फूड के रूप में तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उसको कल्टीवेट करते हैं तो हम उसको बेच के तुरंत मेरे पास कैश आ सकता है, ठीक है। तो वो है कॉटन, जूट, शुगर कैन, तंबाकू या फिर ऑयल सीड्स। विच क्रॉप्स कम अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विच आर द 3 लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिया में 3 लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला तो वेस्ट बंगाल है, ये फर्स्ट नंबर पे है ना, ये हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। फिर है उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट। तो इंडिया के कौन से स्टेट में राइस का जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है? वो है पंजाब। पंजाब में लैंड का जो है ना प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। द रीज़न नोन एज वेस्ट बंगाल द राइस बॉल ऑफ इंडिया इज़। तो हम लोग वेस्ट बंगाल को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, इसको बोला जाता है राइस बॉल ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट है? ये डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा और गोदावरी के बीच में, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? राइस सबसे ज़्यादा होता है। फिर जया, पद्मा एंड कृष्णा आर इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ विच रियल्स। तो जया है या फिर पद्मा, कृष्णा, ये किस चीज़ की वेराइटीज़ हैं? तो ये राइस की वेराइटीज़ हैं। विच आर द 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिया की 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है, पहले वीट का ऐसा क्रॉप है, ये एक रबी क्रॉप है, ठीक है। तो ये जो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से? यूपी, पंजाब और हरियाणा। प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ। और कौन से स्टेट में वीट का प्रोडक्शन हाईएस्ट है? वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर कल्याण सोना एंड पूसा सिंधु गंगा आर द वेराइटीज़ ऑफ। तो कल्याण सोना, फिर पूसा, सिंधु, गंगा, ये सब किस चीज़ की वेराइटीज़ हैं? तो ये वीट की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द 3 लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिया की 3 लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से? वो है यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज़ एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज़। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या होता है कि नाइट्रोजन को मतलब होल्ड कर सकते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके वो सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स। क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स, ठीक है, वैसे क्रॉप को। द लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग, और ये जो क्वालिटी होता है ये जो जितने भी पल्सेस हैं वो उन प्लांट्स में ज़्यादा होती हैं। फिर द लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़। तो इंडिया के जो लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है मध्य प्रदेश। कौन सी है? मध्य प्रदेश। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के जो लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पल्स का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है इंडिया में, ठीक है। विच आर द 3 लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो 3 लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया में, वो कौन कौन सी हैं? वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? वो होता है इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। विच आर द 3 लार्जेस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ग्राउंड नट का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड। तो ग्राउंड नट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है? वो है चाइना। कौन सा? चाइना। विच आर द 3 लार्जेस्ट मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो जो मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड जैसे कि हम लोग ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स जो है इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं? वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
विच इज़ द लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो इंडिया में, वो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। इसलिए क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांटेशन एंड कैश क्रॉप्स। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर जूट कल्टीवेशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो जूट कल्टीवेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एरिया है वो कौन से स्टेट में है? ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। विच क्रॉप इज़ नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को वाइट गोल्ड कौन से क्रॉप को बोला जाता है महाराष्ट्र में? वो है कॉटन। ठीक है, कॉटन को क्या बोला जाता है? वाइट गोल्ड। हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र साइड में क्या होता है? ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, और जब ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल क्या होता है ना कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसका रिटेनिंग पावर होता है वाटर का, वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में वाइट गोल्ड बोलते हैं कॉटन को। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो जहाँ पे कॉटन का मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा वहीं पे क्या होगा? सबसे अधिक टेक्सटाइल मिल्स होंगे, कॉटन टेक्सटाइल मिल। तो वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड शुगर बॉल। तो कौन से स्टेट को हम लोग बोला जाता है? शुगर बॉल, है ना। शुगर बॉल किसको बोलेंगे? कौन से स्टेट को जहाँ पे शुगर कैन सबसे ज़्यादा होगा? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शुगर कैन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शुगर बॉल ऑफ इंडिया। और ऐसे शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? वो है क्यूबा कंट्री। ठीक है, क्यूबा। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बराक वैली। तो बराक वैली का जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो कौन सा है? शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन। टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो टी या फिर कॉफ़ी कल्टीवेशन है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्लांटेशन फार्मिंग का। प्लांटेशन फार्मिंग का। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन। तो कौन से जो इंडिया की कौन से स्टेट है जहाँ पे शुगर कैन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? यह उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी। वाट टाइम इज़ टेकन बाय शुगर कैन क्रॉप टू गेट राइपन। तो शुगर कैन जो क्रॉप है उसको मतलब पकने में, उसको अच्छे से तैयार होने में कितना टाइम लगता है? वो 18 मंथ्स का टाइम लग जाता है। ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ आर जूट कल्टिवेटेड। तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट में जूट का कल्टीवेशन होता है? वो होता है बिहार और वेस्ट बंगाल में। बिहार और वेस्ट बंगाल। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, और वो उसका टेम्परेचर कितना चाहिए, है ना, वहाँ उसको रेनफॉल कितना चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए, वो कहाँ कहाँ पे अभी मतलब उगाया जाता है। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से उसके प्रोडक्शन में। तो पहला क्रॉप है कॉटन। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर। इसके लिए जो सुटेबल सॉइल है वो कौन सा है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल। और ये इसका जो टॉप 3 स्टेट है प्रोड्यूसिंग स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। फिर है जूट। जूट के लिए टेम्परेचर चाहिए 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो 25 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। और इसके लिए जो सॉइल चाहिए ना वो कैसा हो? सैंडी या फिर क्लेड लोम्स। और ये कौन कौन से स्टेट्स में होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। फिर है शुगर कैन। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो रेनफॉल होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। सॉइल चाहिए लोमी सॉइल, और ये कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में। फिर तंबाकू। तंबाकू के लिए चाहिए टेम्परेचर 15 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और बारिश रेनफॉल चाहिए 50 सेंटीमीटर। सॉइल चाहिए सैंडी, है ना। फिर ये होता कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, असम और बिहार वाले रीजन में। फिर राइस, है ना, राइस। तो राइस के लिए टेम्परेचर चाहिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए बारिश चाहिए 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसके लिए सॉइल चाहिए क्लेड एंड लोमी। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब इसके हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। फिर है वीट। वीट के लिए टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और बारिश चाहिए इसके लिए। फिर इसके लिए जो बारिश चाहिए वो कितना चाहिए? ये एक सेकेंड, बारिश चाहिए इसको 150 सेंटीमीटर, और ये कहाँ पे होता है? क्लेड एंड लोमी सॉइल में। और इसके लिए जो मतलब कौन कौन से स्टेट में होता है? ये वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब वाले रीजन में। फिर ये वीट, है ना। वीट के लिए टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए जो रेनफॉल है वो चाहिए 40 से 75 सेंटीमीटर। इसके लिए सॉइल होना चाहिए लाइट, सैंडी एंड लोमी सॉइल। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, और इसमें मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पंजाब में। ठीक है। फिर टी के लिए टेम्परेचर चाहिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर। इसके लिए जो एरिया चाहिए, मतलब कैसा सॉइल होना चाहिए? तो सॉइल होना चाहिए लोमी फॉरेस्ट, और ये कहाँ पे होता है? असम, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में।
फिर है कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए टेम्परेचर चाहिए आपको 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, मतलब टेम्परेचर इसके लिए मतलब कम चाहिए। इस वजह से क्या होता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का। इसके लिए बारिश चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर। सॉइल होना चाहिए लोमी फॉरेस्ट। और कौन कौन से स्टेट में प्रोडक्शन होता है इसका, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में। फिर रबर के लिए टेम्परेचर चाहिए 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए बारिश चाहिए 250 सेंटीमीटर। सॉइल चाहिए लोमी सॉइल, है ना, और ये होता है कहाँ पे, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले रीजन में। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो इंडिया में जो जूट का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है, ये होता है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। ठीक है। इन एन एरिया विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स एंड स्लोपिंग हिल्स विच क्रॉप विल बी आइडियल। तो सबसे पहला तो हम लोग ये देखना है कि स्लोपिंग हिल्स, ठीक है, तो स्लोपिंग हिल है और उसमें बारिश भी हो रहा है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इसका मतलब वो किस चीज़ के लिए आइडियल होगा, वो टी के कल्टीवेशन के लिए आइडियल कंडीशन होगा। ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है, वो है केरला। कौन सा है, केरला। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी अदर क्रॉप्स के बारे में समझते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सिल्क यार्न। तो कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा सिल्क यार्न को प्रोड्यूस करता है, वो है कर्नाटक। और हम लोग सिल्क सिटी किसको बोलते हैं, भागलपुर को, जो कि कहाँ पे, बिहार में। द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर इज कॉल्ड। तो स्पाइडर्स के द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोशामर सिल्क। क्या बोलते हैं, गोशामर सिल्क। ठीक है। फिर है, मूगा इज सच अ वेराइटी ऑफ सिल्क विच इज़ ऑब्टेन्ड इन वर्ल्ड ओनली फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मूगा क्या है कि एक सिल्क का वैरायटी है जो कौन से स्टेट में पाया जाता है, वो पाया जाता है असम में। ठीक है, ये सिर्फ असम में मिलता है। ठीक है। विच स्टेट इज़ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट इन इंडिया। तो इंडिया में जो कैश्यू नट का है ना, वो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया। तो कोकोनट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये तो केरला में, है ना, केरला में सबसे ज़्यादा नारियल का प्रोडक्शन होता है केरला में। एलोवेरा इज़ नोन एज। तो एलोवेरा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिसिनल क्रॉप। क्या बोलते हैं, मेडिसिनल क्रॉप। विच एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ अकाउंट फॉर द हायर इम्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो इंडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट हुआ है, अगर हम बोले एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बेसिस पे, या फिर जो हम लोग एज अ फूड हम लोग यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, वो हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किए लास्ट 5 ईयर्स में, वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, क्या चीज़, वेजिटेबल ऑयल्स। केरला स्टेट इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर कल्टिवेटिंग। तो केरल जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, किसके लिए, अपने स्पाइसेस के लिए, है ना, किसके लिए, स्पाइसेस, मसालों के लिए। द स्टेट नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस इज़। तो कौन से स्टेट को हम लोग गार्डन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, वो है केरला। केरला को बोला जाता है गार्डन ऑफ स्पाइसेस। आगे हम लोग देखेंगे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। तो पहला टोपोग्राफी, तराइन, है ना, क्लाइमेट और सॉइल। तो सॉइल कैसा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप होंगे, या फिर एग्रीकल्चर कैसा होगा। फिर विच इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कौन से इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को मतलब इफेक्ट करते हैं, वो है लैंड टेन्योर, लैंड होल्डिंग्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़ एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ऐसा कभी कभी पता ही नहीं होता है कि लैंड में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, तो लोग कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए उसके लिए, लैंड टेन्योर भी चाहिए, लैंड होल्डिंग्स भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है अगर मेरे पास बहुत बड़ा लैंड होगा तो क्या होगा, उसमें हम किसी मशीनरी का यूज़ करेंगे, ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा चीज़ें। तो वही है कि मतलब ये सबसे फैक्टर डिपेंड करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़, कैसे हमको कैपिटल मिल रहा है ना, हमको पैसा मिल रहा है कि नहीं, हम अगर क्रॉप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो लोन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। फिर एग्रीकल्चर दैट ग्रोज 2 और मोर क्रॉप्स एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड। तो एक ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ पे क्या होता है कि हम लोग 2 क्रॉप को एक साथ मतलब उगा लेते हैं, वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। एग्जाम्पल में कभी कभी मतलब जब हम लोग मेज़ का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि मेज़, फिर हम कॉर्न बोलते हैं, कॉर्न। ठीक है। जब हम कॉर्न का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम साइड में जूट भी लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन एक साथ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। द एग्रीकल्चर विच ग्रोज 2 और मोर क्रॉप्स इन द सर्टन पैटर्न इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड। तो एक ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ पे क्या होता है 2 क्रॉप्स को एक सर्टन पैटर्न में ग्रो किया जाता है, उसको बोला जाता है इंटर क्रॉपिंग। क्या बोला जाता है, इंटर क्रॉपिंग। जैसे कि अगर हम वीट लगाएं, ठीक है, तो वीट के बीच में क्या करेंगे, मस्टर्ड भी लगा देंगे।
तो इससे क्या होगा कि हम एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न में लगाएंगे, इससे क्या होगा कि हम दोनों क्रॉप को एक साथ कल्टीवेट कर पाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। एग्रीकल्चर डेट ग्रोज डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान ऑर्डर इज कॉल्ड। तो एक ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ पे क्या होता है कि हम मतलब डिफरेंट ऐसा नहीं, अगर हम एक ही क्रॉप को हम लोग बार बार लगाएंगे तो उससे क्या होगा, इसकी उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, हम क्रॉप को चेंज करके लगाते हैं, क्रॉप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। मतलब अगर एक लैंड है, अभी हम अगर राइस मतलब पैडी लगाए हैं, ठीक है, राइस नहीं लगाते हैं, पैडी लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम वीट लगा देंगे, फिर हम पल्सेस लगा देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो जो वाटर वो जो सॉइल है ना, उसका जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगा। द सिस्टम इन विच द सेम क्रॉप इज़ ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे क्या होता है कि हम एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करते हैं, बार बार एक ही क्रॉप को लगाते हैं, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर। मोनो मतलब वैसे वन होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया अंडर बैरन लैंड। तो इंडिया में कितना परसेंटेज लैंड है जो कि बैरन है, ठीक है, जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो जीरो हो चुकी है, वो होता है 6% लैंड है टोटल इंडिया का, जो क्या हो गया, बैरन हो गया है, ठीक है, बैरन। इसलिए लोग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स का अधिक यूज़ करेंगे तो क्या होगा, लैंड बैरन हो सकता है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है वीट प्रोडक्शन से। किससे, वीट प्रोडक्शन से। तो इसको, और इंडिया में इसके कौन फादर माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। पहला इसमें है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है प्रोडक्शन। तो इसी में हम ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ हम लोग किया गया था पंजाब हरियाणा वाले रीजन में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किन्हें बोला जाता है, वो बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और इंडिया में MS स्वामीनाथन को, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं वो कौन है, MS स्वामीनाथन। इन विच ईयर डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1960 में। इन विच रीजन्स डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कौन सा रीजन में स्टार्ट हुआ था, वो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न UP वाले रीजन में। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ। और सेकेंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो प्रमोट करता है कि हम जब एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसमें हम कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करें, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मतलब हम कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा क्या प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ कर पाएंगे ऐसे में। फिर द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया वॉज। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन का जो नाम दिया था, वर्ड जो यूज़ किया था वो किन्होंने किया था, वो किया था MS स्वामीनाथन ने। किन्होंने, MS स्वामीनाथन ने। द ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिशिंग से। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड किससे, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से। फिर रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो रेनबो रेवोल्यूशन रिलेटेड है जितने भी एग्रीकल्चर मतलब जितने भी क्रॉप्स हैं ना, ऑल एग्री रेवोल्यूशंस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो रेवोल्यूशन। फिर पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ऑनियन से। हम ऐसे ही जो अगर उसका कलर आपको ये पता रहेगा तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सा रेवोल्यूशन से रिलेटेड होगा। जैसे कि ऑनियन लगभग लगभग पिंक ही होता है, तो वो पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर है वेरियस रेवोल्यूशंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडिया में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन हुए और वो क्यों हुए ना, उसका मतलब किस फील्ड से उसका रिलेशन था, अब वो देखेंगे। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका था रिलेशन फूड प्रोडक्शन से, ठीक है, लेकिन मेनली जो एडवांसमेंट हुआ इसमें वीट का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में, ठीक है। फिर है येलो रेवोल्यूशन, वो ऑयल सीड से रिलेटेड है। फिर है वाइट रेवोल्यूशन जो कि मिल्क से रिलेटेड है। ब्लू रेवोल्यूशन ये फिश से रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन श्रिम्प या फिर फूड प्रोसेसिंग या फिर ओनियन से रिलेटेड है। ब्राउन रेवोल्यूशन कॉफ़ी और कोका प्रोडक्शन से। रेड रेवोल्यूशन मीट या टोमेटो के प्रोडक्शन से। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स के कल्टीवेशन से। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स या फिर पोल्ट्री के लिए। फिर है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो कि जूट से रिलेटेड है, और सिल्वर फाइबर किसके रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद है
क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी? एमएसपी का क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को जब भी कभी भी कोई अगर फार्मर है ना, वो कोई भी क्रॉप को अगर कल्टीवेट किए हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक सेट ऑफ प्राइस सेट करती है जिस पे तो वो मिनिमम उतना प्राइस तो उनको मिलेगा ही। अगर लेट्स से अगर गवर्नमेंट 25 रुपीज़ पर केजी अगर किसी क्रॉप का अगर प्राइस मतलब फिक्स की है, इससे ज़्यादा जा सकता है मार्केट प्राइस, बट इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इन विच ईयर एमएसपी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया? तो इंडिया में जो एमएसपी हुआ था वो स्टार्ट कब हुआ था? वो 1966 से 67 के बीच में। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी फॉर क्रॉप्स वॉज अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द गवर्नमेंट आफ्टर। तो एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो कब लाया गया था? किसके बाद? जब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया उसके बाद, ठीक है। हर खेत को पानी योजना कम्स अंडर विच स्कीम? तो एक स्कीम है ना, हर खेत को पानी योजना, ये कौन से स्कीम के अंडर आती है? ये आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। सिंचाई का मतलब इरिगेशन, ठीक है। व्हेन वाज सॉइल हेल्थ एंड स्कीम लॉन्च्ड? तो सॉइल हेल्थ स्कीम कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 2015 में। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 19 फरवरी को क्या बनाते हैं, ये इस दिन मनाते हैं सॉइल डे, ठीक है, सॉइल डे। फिर है इरीगेशन। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड अंडर एरिया इरीगेशन? तो इंडिया का कितना परसेंट है जो कि इरीगेशन के एरिया में आता है? वो है 48.8%, 48.8%। फिर है व्हाट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन इन इंडिया? तो इंडिया में जितने भी वाटर अवेलेबल हैं उसका 84% जो होता है वो इरीगेशन में ही यूज होता है। फ्रॉम विच सोर्स इज़ द मैक्सिमम इरीगेशन डन इन इंडिया? तो इंडिया में जो मैक्सिमम इरीगेशन होता है वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इरीगेशन इन इंडिया इज डन थ्रू ट्यूब वेल एंड अदर वेल्स इरीगेशन? तो इंडिया में कितना परसेंटेज इरीगेशन है? जो या तो हम उसको ट्यूब वेल से करते हैं या फिर मतलब कुआं से करते हैं, सिंपली है ना, वेल इरीगेशन है, तो वो होता है 62% इरीगेशन, ठीक है। फिर इन विच इंडियन स्टेट द परसेंटेज ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया टू टोटल बाय वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इज़ द हाईएस्ट? मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे अगर लेट से अगर इरीगेशन अगर करना है 100 स्क्वायर किलोमीटर में, तो वहाँ पे जो मान लेते हैं ट्यूब वेल्स अगर 20 है, तो इसका कितना रेशियो हुआ? 5:1। तो ये है ना कि मतलब कहाँ ये चीज़ जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे? ये यूपी में, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इरीगेशन इन इंडिया इज़ डन थ्रू कैनाल इरीगेशन? तो कैनाल इरीगेशन से पूरे जो इंडिया का कितना परसेंटेज एरिया को इरीगेट करते हैं? वो 26%, और बाकी ग्राउंड वाटर से, ठीक है। फिर है बकिंघम कैनाल इज सिचुएटेड? तो बकिंघम कैनाल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कोरोमंडल कोस्ट में। कहाँ पे? कोरोमंडल कोस्ट में। द सरन इरीगेशन कैनाल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिवर? तो सरन इरीगेशन कैनाल जो है वो कहाँ से लाया गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है गंडक रिवर से, ठीक है, गंडक। हम लोग देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स और वहाँ पे जो कैनाल प्रेजेंट है वो वाला, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें यूपी, ठीक है। तो यूपी में जो है अपर एंड लोअर गंगा कैनाल, शारदा है ना, फिर उसके बाद ईस्ट यमुना, आगरा एंड बेतवा कैनाल। फिर है बिहार में कौन कौन से कैनाल हैं? सोन, कोसी और गंडक कैनाल। फिर पंजाब में अपर बारी दोआब, सरहिंद, भाखरा एंड बिस्त दोआब कैनाल। फिर हरियाणा में वेस्टर्न यमुना, भाखरा, फिर जोई एंड गुड़गांव कैनाल, ठीक है। कौन सा है? गुड़गांव कैनाल। राजस्थान में है इंदिरा गांधी कैनाल, इट्स द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर बीकानेर कैनाल। फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बकिंघम कैनाल, क्या है? बकिंघम कैनाल। आगे हम लोग देखते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो ऐसे कि कोई भी रिवर है तो उसके ऊपर बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं ताकि फिर डैम्स में वाटर को स्टोर करके फिर उसको डिफरेंट प्लेसेस में सेंड किया जा सके, ठीक है, और इरिगेशन में उसको यूज किया जा सके। इसमें पहला प्रोजेक्ट है वाखरा नंगर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वाखरा नंगर प्रोजेक्ट जो है वो कौन कौन से स्टेट्स का ज्वाइंट वेंचर है, मतलब किस किस स्टेट्स ने इसको मिलकर बनाया है? वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ऑन विच स्टेट रिवर एंड इन विच स्टेट भाखरा नांगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? तो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा रिवर पे? तो पहली बात तो ये सतलज रिवर पे है, और एक किस स्टेट में? ये हिमाचल प्रदेश में। हाउ मेनी डैम्स हैव बीन बिल्ट इन दामोदर वैली प्रोजेक्ट? तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट में कितने सारे डैम्स बनाए गए हैं? तो इसमें बनाए गए 4 डैम्स, ठीक है, 4 डैम्स। ऑन विच रिवर इज कोनार डैम सिचुएटेड? तो कोनार डैम जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये कौन सा रिवर पे होगा? ये कोनार रिवर पे है। ऑन विच रिवर इज पंचेत डैम सिचुएटेड? तो पंचेत डैम जो है वो कौन सा रिवर पे है? यह है दामोदर रिवर पे।
भाखड़ा नांगल इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ, तो भाखड़ा नांगल जो है वो कौन कौन से स्टेट्स का जॉइंट वेंचर है, कौन कौन से स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है, वो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है। ऑन विच रिवर इज़ द हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड, तो हीराकुंड डैम जो है वो कौन से रिवर पे बनाया गया और ये कौन से स्टेट में है, तो ये महानदी रिवर पे। ठीक है, लेकिन उड़ीसा में, कहाँ पे, ये उड़ीसा में। उसके अलावा ये जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, इसका जो मतलब लेंथ है लगभग 9.02 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, तो फिर है विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया, तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है वो कहाँ पे, ये शिव समुद्रम में। कहाँ पे, शिव समुद्रम। व्हेन वाज द दामोदर वैली कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश किया गया, 1948 में। गांधी सागर डैम इज़ अ पार्ट ऑफ, तो गांधी सागर डैम जो है वो किस चीज़ का, कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो ये चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड इन, तो तपोवन या फिर विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट में है, यह है उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो हीराकुंड डैम जो है वह कौन से रिवर पे है, तो ये है महानदी रिवर पे। कहाँ पे, महानदी रिवर पे। और कहाँ पे है ये उड़ीसा में है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, इन विच स्टेट इज हीराकुंड डैम सिचुएटेड, तो ये सिचुएटेड है कहाँ पे, उड़ीसा में। इन विच स्टेट इज़ द कोसी डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड, कोसी डैम प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये है बिहार में। और हम लोग कोसी को ही क्या बोलते हैं, सौरव बिहार। ठीक है, तो ये बिहार में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट मल्टी सागर प्रोजेक्ट्स का नाम दिया गया, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का, और फिर क्या इसका लोकेशन कौन सा रिवर पे है ये, और किस स्टेट्स में मतलब मेनली ये है, मतलब कौन कौन से स्टेट्स इसका वाटर का यूज़ भी करते हैं। तो पहला है इसमें बन सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें है ये लोकेटेड है सोन रिवर पे, और किस किस स्टेट के बीच का है ये, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। चंबल वैली प्रोजेक्ट, ये चंबल रिवर पे है और राजस्थान का है। फिर दुल हस्ती या फिर सलाल परियोजना। ठीक है, दुल हस्ती या फिर सलाल प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर पे है, और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। गंडक है ना, गंडक जो प्रोजेक्ट है वो गंडक रिवर पे है, और ये है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का। फिर इडुकी प्रोजेक्ट, ये पेरियार रिवर पे है और ये केरला का है। इंदिरा गांधी कैनाल जो कि सतलज रिवर या फिर ब्यास रिवर पे है, और ये किस किस स्टेट्स का है, राजस्थान और पंजाब का जॉइंट वेंचर। फिर है कोयना जो कोयना प्रोजेक्ट है ये कोयना रिवर पे है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। फिर है काकरापार जो है वो तापी रिवर पे है, और ये कहाँ पे, गुजरात में। फिर है कुंडा जो है वो भावनी रिवर पे है, और ये तमिलनाडु में है। फिर कोथागुडम, ठीक है, कोथागुडम जो है वो सिंगरेनी कोल फील्ड्स में है, जो कि कहाँ पे, तेलंगाना में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर है, अब देखिए, एक है महानदी डेल्टा। ठीक है, महानदी डेल्टा किस पे है, महानदी रिवर पे, और ये कहाँ पे, उड़ीसा में। फिर है मट्टा टीला। ठीक है, तो मट्टा टीला है बेतवा रिवर पे, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है। फिर है मलाप्रभु। ठीक है, ये है मलाप्रभा रिवर पे, और ये कर्नाटक में है। फिर है मयूरकाशी जो कि मयूरकाशी रिवर पे ही है, और ये वेस्ट बंगाल में है। फिर है कावेरी मैटूर डैम। ठीक है, ये किस रिवर पे है, मैटूर जो प्रोजेक्ट है वो कावेरी रिवर पे है, और ये तमिलनाडु में। फिर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा रिवर पे है, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जॉइंट वेंचर है। फिर है पोचमपट जो प्रोजेक्ट है ये है गोदावरी रिवर पे, ये आंध्र प्रदेश का है। फिर रिहांड वैली जो है वो रिहांद रिवर पे है, ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में। फिर राणा प्रताप सागर जो प्रोजेक्ट है ये है चंबल रिवर पे, राजस्थान में। फिर श्रावस्ती प्रोजेक्ट, ये श्रावस्ती रिवर पे है, कर्नाटका में। फिर है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये है नर्मदा रिवर पे, ये गुजरात और मध्य प्रदेश का जॉइंट वेंचर है। फिर तवा प्रोजेक्ट जो कि तवा रिवर पे है, और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर तुंगभद्रा जो प्रोजेक्ट है ये तुंगभद्रा रिवर पे है, कर्नाटक में। फिर थीन डैम, ठीक है, क्या है ये, थीन डैम, तो थीन डैम जो है वो रावी रिवर पे, जो कहाँ पे है, पंजाब में। फिर उकाई डैम जो वो तापी रिवर में है, वो गुजरात में। फिर व्यास प्रोजेक्ट जो कि व्यास रिवर पे, और ये कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।